आज हम लोग जो है ना ईवी चार्जिंग स्टेशन बिजनेस को पूरी तरह से डिकोड करके रख देने वाले हैं। मतलब सब कुछ समझने जा रहे हैं कि क्या इसके टर्म एंड कंडीशन है, कौन कौन से लाइसेंसिंग लेने पड़ते हैं, किस लाइसेंस में कितना खर्च होता है, किस राज्य में सरकार सब्सिडी दे रही है, केंद्र सरकार का कितना सब्सिडी है, कहां से चार्जिंग स्टेशन के सामान खरीदने हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का मापदंड है। सारे टर्म एंड कंडीशन को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि जो लोग अभी ईवी चार्जिंग स्टेशन चला रहे हैं वो किस तरह से चला रहे हैं और वो किस तरह से प्रॉफिट कमा रहे हैं। हर एक चीज को देखने जा रहे हैं। आज आपको बता दें कि सरकार 2030 तक लक्ष्य रखी है कि जितना भी प्राइवेट गाड़ी रजिस्टर होगा उसमें 30% गाड़ी कम से कम ईवी होना चाहिए। जितने भी रोड पे बस चल रहे हैं उनके 40% 2030 तक आपको ईवी व्हीकल्स ही नजर आएंगे। जितने भी कॉमर्शियल गाड़ी चल रहे हैं, जितने भी ओला उबर में टैक्सी चल रहे हैं, उनके 70% 2030 तक आपको ईवी गाड़ी नजर आएगी। और जितने भी टू व्हीलर थ्री व्हीलर चल रहा है उसका 80% 2030 तक ईवी व्हीकल ही नजर आएगा। तो इस आंकड़ा को देख के आप समझ सकते हैं कि 2030 तक भारत पूरी तरह से ईवी का सुपर लीडर बनने का प्लान बना रहा है। तो इस सुपर लीडर को चलने के लिए चार्जर चाहिए और इस चार्जर को चलने के लिए आप लोगों को बिजनेस में आना होगा। और कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ईवी का भी बिजनेस वैसा ही होगा, चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस पेट्रोल पंप की तरह होगा। तो आपको बता दें ये पेट्रोल पंप से बहुत ही डिफरेंट है। पेट्रोल पंप में बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन है, बहुत लॉटरी है, बहुत पैसा का एक्सपेंस है, लेकिन उसमें बहुत सारा लाइसेंसिंग वगैरह का भी टेंशन है। लेकिन ईवी में क्या है कि सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, अभी नया चीज है तो सरकार चाह रही है ज्यादा से ज्यादा लोग इस बिजनेस में आए और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है बिजनेस स्टेब्लिश करें। इसीलिए इसमें पेट्रोल पंप इतना टर्म एंड कंडीशन तो सरकार का नहीं है, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो आपको फॉलो करना होगा। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं और डिकोड करते हैं ईवी चार्जिंग स्टेशन बिजनेस को। ईवी चार्जिंग स्टेशन के बिजनेस मॉडल को ऐसे समझिए कि पूरे भारत में जो चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं वो दो मॉडल के तहत लगाए जा रहे हैं। सबसे पहला मॉडल जो है जिसको कहा जाता है सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल। इसमें क्या है, जिस व्यक्ति के पास जमीन होता है वही सारे टर्म एंड कंडीशन को पूरा करता है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पैसे से बनवाता है और उसके बाद अपना चार्जर स्टेशन खरीद के अपने जगह पर अपना चार्जिंग स्टेशन शुरू कर देता है। अपना सिर्फ चार्जर खरीदता है किसी भी कंपनी से और उसको समय समय पे मेंटेनेंस उसी कंपनी से करवा के अपना चार्जिंग स्टेशन चलाता है। सारा प्रॉफिट और सारा खर्च वो खुद से वहन करता है। दूसरे नंबर का जो बिजनेस मॉडल है जिसको कहा जाता है रेंटिंग बिजनेस मॉडल। इस मॉडल में क्या होता है, आप अपने जमीन को रेंट पर दे देते हैं किसी कंपनी को, जैसे महिंद्रा को दे दिया आपने, हीरो मोटोकॉर्प को दे दिया, जियो बीपी को दे दिया। ये कंपनी जो है आपके जमीन को रेंट पे लेती है, उस पे चार्जिंग स्टेशन सेटअप करती है और उसके बाद आपको जो है महीने महीने का रेंट देती है, बाकी का मुनाफा अपने पास रखती है। इस वीडियो में जो हम लोग चार्जिंग स्टेशन मॉडल की बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे कि खुद का चार्जिंग स्टेशन कैसे सेटअप करना है, क्योंकि सरकार का इसमें कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि आपको किसी कंपनी के थ्रू ही खोलना है। आप खुद का भी मशीन खरीद के, चार्जर मशीन खरीद के खुद का भी चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं वो चार्जिंग वाला जो मशीन होता है वो कहां से खरीदना है। पूरे भारत में दो सबसे बड़े विक्रेता हैं चार्जिंग स्टेशन बेचने के। नंबर 1 पे आता है टाटा पावर और नंबर 2 पे आता है एक्सियम। दो नंबर 1 पे टाटा पावर आता है, उसका टर्म एंड कंडीशन ये है कि अगर आपके पास रेस्टोरेंट वगैरह है और उसके सामने जमीन उमीन खाली है तो आप खोल सकते हैं। नंबर 2 पे एक्सियम है, उसका भी टर्म एंड कंडीशन कुछ ऐसा ही है कि आपके पास जमीन वगैरह होना चाहिए। आगे इन दोनों के टर्म एंड कंडीशन को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि आपके पास जमीन होना चाहिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। वो आपको चार्जर बेचते हैं और समय समय पे इसका मेंटेनेंस भी वही लोग करते हैं। सिर्फ आपको जो है उसके मशीन का ध्यान रखना है और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट करके रखना है। इस मॉडल में क्या है, जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका होगा। अब इसको ऐसे समझिए कि एक तो हो गया टाटा पावर, दूसरा हो गया एक्सियम, तीसरा हो गया एथर एनर्जी, चौथा हो गया चार्जर जोन, पांचवा हो गया स्टैटिक। ये पांचों ऐसे कंपनी है जो चार्जिंग मशीन बेचती है। चार्जिंग मशीन बेचती है, आप अपने जगह लगाकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो आपके जमीन को रेंट पर लेके चार्जिंग स्टेशन खोलती है। उनमें नंबर 1 पे आता है महिंद्रा, दूसरे नंबर पे आता है हीरो मोटोकॉर्प, तीसरे नंबर पे आता है जियो बीपी, चौथे नंबर पे आता है टाटा पावर। टाटा पावर का दोनों बिजनेस मॉडल है, या तो वो आप अपने जमीन पे भी खोल सकते हैं या फिर जमीन उसको रेंट पे भी दे सकते हैं। पांचवें नंबर पे चार्जर जी है, छठे नंबर पे एथर एनर्जी है और सातवें नंबर पे चार्जर जोन है। ये सारे कंपनी है जो चार्जर स्टेशन भी प्रोवाइड करती है और आपके जमीन को रेंट पर लेकर चार्जिंग स्टेशन भी खोलती है। और आपको बता दें कि पूरे भारत में इंडियन आर्मी जिनका, उनका भी नेशनल हाईवेज के साइड में बहुत सारा जमीन है, तो वो अपने जमीनों पे वो लोग भी जो है चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर रहे हैं।
तो आप आगे समझिए कि ये जो चार्जिंग वाला जो प्रोसेस होता है, जो चार्जिंग स्टेशन खोलने का जो प्रोसेस होता है, उनमें सबसे नंबर वन चीज होता है चार्जिंग मशीन। यही सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है और इसी में आपको पैसा एक्सपेंस होगा। इसका भी दो मॉडल होता है, दो नहीं चार मॉडल होता है, लेकिन इन चारों मॉडल को समझे बिना आप इस बिजनेस को नहीं समझ पाइए। जैसे ही आप चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस सोचोगे, स्टार्ट करने का सोचोगे, तो सबसे पहला सवाल जो आपके सामने आके अड़चन डालेगा कि कितने किलोवाट का चार्जर आप लेना चाहते हो। जैसे आप चार्जर बेचने वाले कंपनियों से कंसल्ट करोगे ना, वो आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछेंगे कि कितना चार्जर लेना है और कितने कितने किलोवाट का चार्जर लेना है। तो आपको इस बात को समझना होगा कि ये किलोवाट पर चार्जर कैसे काम करता है। इसको ऐसे देखिए, जो चार मॉडल आते हैं मेनली इंडिया में, जितने भी चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं ना, वो चार मॉडल के चार्जर हैं। पहला है 30 किलोवाट का चार्जर, दूसरा है 60 किलोवाट का चार्जर, तीसरा है 120 किलोवाट का चार्जर, चौथा है 180 किलोवाट का चार्जर। और कई बड़े जो चार्जिंग स्टेशन है बेंगलोर वगैरह में मैंने जो देखा, उसमें 180 किलोवाट से भी ऊपर 240 किलोवाट तक के चार्जर लगे हुए थे। अभी इंडिया में जो है 180 किलोवाट तक का चार्जर जो है आपको दो कंपनी इजीली प्रोवाइड करती है, एक है टाटा पावर और दूसरा है एक्सियोम। अभी चार्जर जोन हो गया, ईथर हो गया, इन सब का क्या टर्म एंड कंडीशन है वो मैं आगे समझाऊंगा, उनमें क्या क्या मिल जाएगा आपको। सबसे पहले ये देखिए, इसके डिफरेंस को समझने के लिए मैंने आपके लिए एक पोस्टर बनाया है, इसको देखिएगा साइड में। अगर आप 60 किलोवाट का एक चार्जिंग स्टेशन लगाते हो तो उस कंडीशन में एक बस को चार्ज होने में आपको 5 घंटे का समय लग जाएगा। वहीं 120 किलोवाट का अगर आप चार्जर लगाते हो तो बस को चार्ज होने में मात्र 2.5 घंटे लगेंगे, सीधा आधा हो गया ये। अगर आप वहीं बड़ा गाड़ी एसयूवी चार्ज करोगे तो 1.5 घंटे में चार्ज होगा 60 किलोवाट पे, और एक 120 किलोवाट पे मात्र 40 मिनट में। अगर आप जो बड़े कार को देखोगे तो वो चार्ज होने में 1 घंटे का समय लगा देगा 60 वाट पे, और 120 किलोवाट पे मात्र वो 30 मिनट में पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा। यही होता है चार्जर का डिफरेंस। तो एक अच्छे चार्जर प्लेटफॉर्म पे जहां पे आप चार्जिंग स्टेशन बनाओगे, वहां कम से कम एक 30 किलोवाट का चार्जर तो रहना ही चाहिए, जिससे छोटे गाड़ी हो गए, ऑटो हो गए, टू व्हीलर्स हो गए, ये सब चार्ज होते हैं। दूसरा, इसके अलावा एक 60 किलोवाट, एक 120 और एक 180 किलोवाट का, ये तीन चार्जर तो कम से कम होने चाहिए स्टार्टिंग करने के लिए। इसके बाद आप चार्जर का संख्या बढ़ा सकते हो, किलोवाट बढ़ा सकते हो। ऐसा सरकार का कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं बना है कि आपको कम से कम इतना चार्जर लगाना ही है, वैसा कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। आप अपने हिसाब से ये लगा सकते हो, अपने प्रॉफिट, अपने पैसे के हिसाब से इसको बढ़ा घटा सकते हो। इसके बाद ये देखिए कि ईवी चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करने के लिए कम से कम आपके पास 100 गज का जमीन होना चाहिए, ठीक है। आसपास जमीन अगर खाली हो तो और बेटर है। उसके अलावा 24 घंटे का इलेक्ट्रिक सप्लाई आपको लेना पड़ेगा, ग्रिड से लेना पड़ेगा, और बैकअप को भी रेडी रखना होगा, जनरेटर वगैरह, पावर सिस्टम, बैटरी वगैरह रेडी रखना होगा। इसके बाद सरकार कहती है कि जो अलग अलग तरह के एनओसी मिलते हैं, जैसे नगर निगम का एनओसी आपको लेना होता है, पर्यावरण डिपार्टमेंट से एनओसी लेना होता है, और भी बहुत सारे एनओसी है, उन सबको आगे डिस्कस कर लेंगे हम लोग। बिजली विभाग से आपको अनुमति लेना पड़ता है। अनुमति क्या, उनसे तो पूरा एक अलग कनेक्शन ही लेना पड़ता है, एक छोटा ट्रांसफार्मर सेट किया जाता है। उसके बाद आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारा चीज जो है इंपॉर्टेंट है एक नॉर्मल चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करने के लिए। आप समझते हैं कि इसमें प्रॉफिट कितना है, लागत कितना है, और इस बिजनेस मॉडल को करने में कितना फायदा है। सबसे कॉमन सवाल जो लोगों ने मुझसे पूछा है वो यही है कि भाई ये बताओ कि ईवी चार्जिंग स्टेशन लगा के कमाई कितनी होती है। तो यहाँ ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप कितने किलोवाट का कितना चार्जिंग हब लगा रहे हो। अगर आप ज्यादा चार्जिंग हब लगाओगे तो ज्यादा कमाई होगी, अगर आप कम चार्जिंग हब लगाते हो तो कमाई थोड़ी कम होगी। तो इसके लिए मैं आपको एक सीधा सीधा कैलकुलेशन बताता हूं, जो मैंने बात किया एक चार्जिंग स्टेशन चलाने वाले व्यक्ति से कि भाई आपकी कमाई कितनी होती है। तो उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि मान लो कि 3000 किलोवाट का मैंने कनेक्शन ले रखा है, 3000 किलोवाट का लगाता हूं, और पर किलोवाट का बजट जो है मुझे ₹2.5 है। ₹2.5 पर किलोवाट का बजट है, और एक दिन में 3000 किलोवाट का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। उसके बाद मान लेते हैं एक दिन की कमाई को देखा जाए तो ₹7500 हो गए, और 7500 को अगर आप 30 दिन से कैलकुलेट कर लोगे तो इस हिसाब से महीने में उनके ₹2,25,000 की कमाई हो गई। उस ₹2,25,000 में से आप समझो कि कुछ पैसा निकाल दो, उसका मेंटेनेंस वगैरह पे खर्च होता है, बिजली बिल वगैरह सब कुछ
दे दू के जो आपके हाथ में बचता है वो है 1,75,000 रुपए तक आसानी से कमाता है, जो कम से कम 3,000 किलोवाट का प्रतिदिन उपयोग कर रहा है। अब बात करते हैं कि इसमें कम भी हो सकता है, इसमें ज़्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि कौन सी जगह पे आप खोल रहे हो, कहाँ पे खोल रहे हो। ज़्यादा चार्जिंग हब लगाओगे तो ज़्यादा लोग रुकेंगे। इसमें सबसे बड़ा सिस्टम क्या है बताऊं, इसमें चार्जिंग हब में तो कमाई होता ही होता है। तो जो चार्जिंग स्टेशन से वाले से मैंने बात किया तो उनका वहां पे रेस्टोरेंट भी उन्होंने खोल रखा था। अब लोग 10 मिनट 15 मिनट रुक रहे हैं, 25 मिनट रुक रहे हैं, तो वो लोग चार्ज पे गाड़ी लगा रहे हैं, उसके बाद बस आ रही है, बस चार्ज पे गाड़ी लगा रही है अपनी, तो 20 मिनट तो रुक रहे हैं लोग, 20 मिनट रुक रहे हैं तो कुछ ना कुछ खा रहे हैं। तो कमाई चारों तरफ से होती है। इसमें एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट का बिजनेस भी चलता है इसके साथ साथ, ईवी चार्जिंग स्टेशन के साथ साथ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि इसको स्टार्ट करने के लिए कितना खर्च आ जाता है। तो इसको खर्च को ऐसे समझिए कि इसमें सबसे ज्यादा पैसा जो आपका खर्च होने वाला है, अगर आपका जमीन खुद का है या फिर आप जमीन किसी के पार्टनरशिप पे खोल रहे हो, तो उस कंडीशन में अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा खर्च होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे। एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको तैयार करना होता है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा चार्जिंग मशीन खरीदने पे सारा खर्चा को अगर जोड़ भी लिया जाए, सारा खर्चा को जोड़ लिया जाए और 2-3 चार्जर के साथ जोड़ लिया जाए, तो इसमें आपको खर्च जो है 20 लाख रुपए तक इजीली हो जाता है। 20 से 25 लाख रुपए का खर्च होता है और इस खर्च के लिए आपको लोन भी मिल जाता है। और कई लोग ये पूछेंगे आपके इसमें सब्सिडी भी मिलता है, तो आपको अपना राज्य कमेंट करना होगा, हम बता पाएंगे आपको तभी कि किस राज्य में हो आप, और तब वहां पे बता पाएंगे कि आपके राज्य में सब्सिडी चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सब्सिडी चल रहा है, लेकिन कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कि कितना परसेंट आपको सब्सिडी मिलता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है वहां के बिजली बोर्ड पे। और बात करते हैं अब लाइसेंसिंग वगैरह का, क्या इसका लाइसेंसिंग का प्रोसेस है, कौन कौन सा आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा ईवी चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करने के। ईवी चार्जिंग स्टेशन बिजनेस के लिए सरकार ने इस बात को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि आपको किसी भी स्पेसिफिक लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पेट्रोल पंप वगैरह में आपको इंडियन ऑयल या फिर बीपी ऑयल किसी से भी परमिशन लेना पड़ता है, तभी आप लगा सकते हैं, उसके बहुत टर्म एंड कंडीशन है। लेकिन ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए सरकार ने ऐसा कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं रखा है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको अलग अलग डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट और एनओसी लेने ही पड़ेंगे, तभी आप इस बिजनेस को रन कर पाइएगा। सबसे पहला जो बिजनेस का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा आपको, वो आपको नगर निगम से मिलेगा। अगर आप पंचायत में खोल रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको ब्लॉक से मिलेगा, जिसको कहा जाता है कई राज्यों में व्यावसायिक प्रमाण पत्र। दूसरा जो सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा वो है भूमि का स्वामित्व का प्रमाण पत्र। उस पे पूरा तरह से बना के आपको आउटले क्रिएट करके वो जमा करना पड़ेगा आपको नगर निगम में, और नगर निगम से इस कंस्ट्रक्शन का ये पूरा जो चलेगा आपका ईवी चार्जिंग स्टेशन, इसके लिए एनओसी क्लियर कराना पड़ेगा। अगर आप ब्लॉक में है तो ब्लॉक से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। तीसरा है फायर कंट्रोल डिपार्टमेंट से, फायर ब्रिगेड से आपको एनओसी क्लियर कराना पड़ेगा, वहां भी इसका आउटले आपको जमा होगा, और आउटले जमा करके वहां से भी आपको एनओसी क्लियर कराना पड़ेगा। इन 3 डिपार्टमेंट से एनओसी लेने के बाद नगर निगम से आपको एक और एनओसी लेना पड़ता है। उसके बाद पर्यावरण का एक एनओसी लेना पड़ता है पर्यावरण विभाग से, कि आप किसी भी तरह से पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। ये सारे जो एनओसी है वो इतना भी टफ प्रोसेस नहीं है, वो आपको मिल जाएगा, वो आपको इजीली मिल जाएगा। आप समझते हैं सब्सिडी वाला जो गेम है, इसको देखिए। सब्सिडी के लिए जो है केंद्रीय राज्य मंत्री ने क्लियर कर दिया है कि कई राज्यों में जो है डिस्कॉम, देखिए इसमें जब आप कनेक्शन लोगे, इसमें बिजली तो हाई वाट का बिजली चाहिए होता है, जिसके लिए एक अलग से ट्रांसफार्मर सेटअप करना पड़ता है। उस ट्रांसफार्मर का ही अगर आप कॉस्ट देखोगे ना, तो वो 5-6 लाख रुपए आ जाता है। तो सब्सिडी के तौर पे सरकार उस ट्रांसफार्मर को लगाने का कोई आपसे पैसा नहीं लेती है कई राज्यों में। आप अपना राज्य बताओगे तभी मैं बता पाऊंगा कि आपके राज्य में डिस्कॉम का ये सब्सिडी मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अभी ये मिल रहा है सब्सिडी, लेकिन उसमें भी उत्तर प्रदेश में भी कुछ एरियाज में ही दिया जा रहा है। आप कमेंट करना कि उत्तर प्रदेश अगर कोई लिखता है तो आप समझ जाना, कमेंट करना कि किस एरिया में उत्तर प्रदेश से, कहां से हो, बता पाऊंगा तभी कि आपके यहाँ पे डिस्कॉम का सब्सिडी है या नहीं है। तो यही सबसे बड़ा सब्सिडी होता है कि 5 से 6 लाख रुपए आपको बच जाते हैं, जो आपको अपने पॉकेट से ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए देना होता है। इसके अलावा अब आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट में भी दे दूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। व्हाट्सअप चैनल पे मैं अपडेट करता रहूंगा, और इसको रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, चार्जिंग स्टेशन कैसे खोलना है, कोई भी चीज आपको ना समझ में आया हो और कोई भी चीज मुझसे छूट गया हो बताना, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, कमेंट में क्लियर
कर लेंगे। ठीक है, इसमें आने वाले समय में इसका बहुत सारा अपडेट आने वाला है, जैसे सरकार की और सारी सब्सिडी योजना आने वाली है, और जमीन वमीन का भी टेंशन, मतलब कुछ सरकारी जमीन जो नेशनल हाईवे के साइड में है उस पे भी लीज लेके आप खोल सकते हैं, इसका भी प्रोग्राम सरकार बना रही है। आने वाले समय में जो भी अपडेट होगा मैं आपको करते रहूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और हम गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स अपडेट, इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम्स और अपडेट, जो भी होगा अपडेट, सरकारी अपडेट पूरा जो होता है सब इसी चैनल पे करते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो भाई थैंक यू सो मच।